सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TW के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूं सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे। तो जुड़िएगा जल्दी से और अपना नाम बताएंगे कमेंट करके। नंदिनी, रीमा, प्रीति, लालजीत कुमार, फरहीन, निधि तिवारी, साक्षी साक्य, गुड़िया यादव, ज्योति, प्रिया यादव, मोना, अमन मिश्रा, निधि पांडे, नीतू, ज्योति निगम, प्रीति कुमारी, गुड मॉर्निंग, दीक्षा, प्रिया, हिमानी, नंदिनी, निधि तिवारी, मोना सिंह, दीक्षा बहुत शानदार, श्वेता गुप्ता, सैयदा खान, मोहित कुशवाहा, अजीत कुमार, कल्लू, अंशी, संचारवती प्रजापति, राखी, अखंड प्रताप यादव। चलेगा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार जल्दी से आज मैं आपकी वर्णमाला जो है वो पूर्ण करा दूंगी। तो रिवीजन कर लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। और हमारी केवल जो रह गया है टॉपिक, हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे अपनी वर्णमाला में आज, ठीक है। और इस पर प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर आपकी करवा चुकी हूँ। 2 क्लास मैंने ली थी। कल मैंने कुछ प्रश्न आपको उसके वर्णमाला के ही कराए थे, और उससे पहले लास्ट वाली क्लास जो मैंने YT पर ली थी उस पर मैंने प्रैक्टिस करा दी। आप जाके उसको देखना दोबारा से क्लास को, है ना। तो तब वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी वर्णमाला। अब देखो, घोषत्व के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया आपका 2 प्रकार से किया, आपका अघोष और सघोष। अघोष वर्ण कौन सा होता है? आपका शिल्पी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, है ना। और जो सघोष है वो कौन सा होता है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। साथ में सभी स्वर आपके घोष होते हैं, अंतस्थ वर्ण आपके घोष होते हैं, और साथ में ह जो है ये आपका सघोष होता है, ठीक है। मीता बहुत शानदार, चलेगा। उसके बाद आपके अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो आपका अल्प प्राण और महाप्राण, अभी सॉरी अघोष की, यहाँ अघोष की बात करते हैं, घोष की बात कर ली, हाँ ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राण वायु का प्रयोग होगा। कुल अगर देखो, कुल वर्ण की बात करें, आपके घोष वर्ण कितने हैं? तो आपके 31 होते हैं। और आपके अघोष वर्ण कितने हैं? तो अघोष वर्ण आपके, अच्छा इनका क्रम गलत कर दिया था, ये अघोष वर्ण आपके 13 होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण साथ में श श स, ये आपके अघोष वर्ण हैं। उसके बाद फिर हम आ गए थे प्राणवायु के आधार पर। तो अल्प प्राण आपके 31, लेकिन महाप्राण 15 हैं। अब इसमें याद रखना, अगर ऊष्म व्यंजन है तो वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, और अंतस्थ हैं तो वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें वो है वाला मामला नहीं है, जैसे है हमारा घोष में चला गया था, है ना। यहाँ पूरे पूरे 4 आपके ऊष्म हैं और 4 आपके अंतस्थ हैं। लेकिन ड और ढ जो है ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, वो इसमें जुड़ जाएंगे। अगर ड है तो वो अल्प प्राण में आ जाएगा, और ढ है तो वो आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 31 और 15 के जोड़े में विभक्त हैं आपके अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। बहुत शानदार। नेक्स्ट चलते। सुमन कह रही मैम क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, चलता ही नहीं है। अच्छा सुमन, क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्लास को जो चल नहीं रही है ना। जो भी दिक्कत है आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें आप, ठीक है सुमन जी। तो कॉल करके उनको बताओ क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। जब तक आप उनको नहीं बताओगे, देखो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं टेक्निकल चीज़ को नहीं कर सकती हूँ, मैं केवल पढ़ा रही हूँ। तो जो टेक्निकल इशू आपकी तरफ से है या हमारी तरफ से, वो तभी रिजॉल्व होगा जब आप कॉल करके ऑफिस में बताओगे, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें और आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलेगा। अब हम आए हैं, हमें पढ़ना है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। देखो सुमन, ऐसा हो सकता है कि आपके या तो नेटवर्क इशू है, क्योंकि जब नेटवर्क इशू होता है तभी क्लास रुक रुक कर चलती है आपकी, ठीक है। तो हो सकता है आपके वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है, तो आप लाइव न लेकर आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, क्योंकि लाइव में फिर आपका समय जाएगा, चीज़ समझ में नहीं आएगी, और फिर आपको रिकॉर्ड क्या नाम है बाद में दोबारा से देखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, और लाइव के समय पर आप अपना कुछ और काम कर सकते हैं या फिर रिविज़न कर सकते हैं, ये कार्य अच्छा है। तो चलिएगा, हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का
वर्गीकरण अब हम करने जा रहे हैं। चलिएगा भाई, अब उच्चारण स्थान की कुल संख्या कितनी होती है? अगर कुल उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान हमारे 6 होते हैं। हमने पढ़े थे, जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करी थी अभी कुछ दिन परसों, है ना। तो कुल उच्चारण स्थान कितने हैं? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि कुल उच्चारण स्थान 6 हैं, है ना। कुल या मूल की बात करें, मूल उच्चारण स्थान 6 हैं। उच्चारण स्थान कितने हैं आपके? 6 हैं। अब यहां पर इसके नीचे हम लिख लेते हैं आपकी वर्णमाला थोड़ी सी देर के लिए। जैसे कि सबसे पहले बात करें, हमारा पहले आता है वर्ग, ठीक है। पहले आएगा आपका क वर्ग, फिर हमारा च वर्ग, क च ट त प, ये सारे वर्ग आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले क वर्ग, और कै वर्ग आपका किससे आरंभ होगा? कैसे? तो कै वर्ग में आप लिखेंगे क, ख, ग, ख, ग, घ और अंग। फिर च वर्ग आपका च, छ, ज, झ, य। उसके बाद आपका ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ण। देन आपका कचट त वर्ग त, थ, द, ध और न। एंड देन आपका प वर्ग प, फ, ब, भ, म। हलंत मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि व्यंजन मूल रूप से आपके हलंत होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये हमने अपनी वर्णमाला को यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके समक्ष लिख देंगे कि ये है आपका च वर्ग, च से आरंभ हो रहा है तो ये च वर्ग। ये है आपका ट वर्ग, इसको हम कहेंगे त वर्ग, इसको हम कहेंगे प वर्ग, ठीक है। क च ट त प। तो इस प्रकार से हम इन वर्गों का विभाजन कर देते हैं। तो जो भी आपका कै वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? तो वो हमारा कंठ से इसका उच्चारण होगा। कहाँ से होगा? कंठ से होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है। किससे होता है? थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। अंग। अब य, ण, न और म, ठीक है। ये आप जानते ही हमारे पंचमाक्षर हैं वर्ग के, ठीक है। अब इनके आगे हम लिखेंगे इनका उच्चारण स्थान। ये आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है। ये च वर्ग आपका तालु से बोला जाता है। साथ में आपका ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो कहेंगे मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद त वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो ये दंत से बोला जाता है। और आपका प वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो कहेंगे ओष्ठ से बोला जाता है। ये हमने आपके पांचों वर्गों का उच्चारण यानी कि उच्चारण स्थानों का विभाजन कर दिया। एक बार फिर से अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे 5 वर्ग हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो कहेंगे क कंठ से होता है। कंठ क्या है? गला, जहां से आवाज निकलती है एकदम बिल्कुल जिह्वा का मूल जो है वो गला हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद य क्या है? ये है तालु। अब तालु किसको कहते हैं? अब तालु कहेंगे किसको कि जैसे ही आप मुख को बंद करेंगे और जो मसूड़े के थोड़े से ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो ऊपर का हल्का सा, एक तो देखो आपने मुंह बंद किया
और जीभ को जैसे ही ऊपर टच किया, वो जो ऊपर खाली जगह है, मुंह बंद करके जीभ को आप ऊपर टच करोगे तो वो जो ऊपर पूरी खाली जगह, उसको आप क्या कहेंगे, उसको तो मूर्धा कहते हैं। और उस खाली जगह से थोड़े से आगे का जो स्थान है ना, मसूड़े से ऊपर का और उस खाली जगह से थोड़े से आगे का स्थान, उसको हम कहते हैं तालु। ठीक है, तो मुंह बंद करके ऊपर टच किया वो मूर्धा है, और मूर्धा से थोड़ी सी आगे वाला स्थान आपका क्या कहता है, तालु कहलाता है। दांत आप जानते हैं, जब आपकी जिह्वा दांतों को स्पर्श करेगी वो दंत हो गया। और ओष्ठ, जब आपके दोनों होठ इसमें प्रयोग किए जाएंगे तो वो आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, अब देखिएगा आपका ये जो है ये आपके पंचमाक्षर हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो कहेंगे नासिक्य व्यंजन है। इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नासिका से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं नासिक्य, यानी कि उच्चारण स्थान नासिका से। तो मूल उच्चारण स्थान आपके कितने हो गए, आपके 5 हो गए। ठीक है, मूल उच्चारण स्थान आपके कितने हो जाते हैं, सॉरी 5 नहीं 6 हो गए। एक तो हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और छठा आपका क्या हो गया, नासिका। तो प्रत्येक वर्ग का जो आपका क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का, अच्छा ये मिट गया है, प्रत्येक वर्ग का आपका च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, पांचवा अक्षर आपका क्या कहलाता है, नासिक्य वर्ण कहलाता है। अब एक और चीज याद रखना, ये केवल इसका उच्चारण स्थान जो 5वां वर्ण है, ये केवल नासिका नहीं है, नासिका के साथ ये अपने वर्ग का कंठ, कंठ के साथ साथ नासिका है। ये ण जो है ये तालु के साथ साथ नासिका है। वैसे तो मूल रूप से ये नासिक्य हो गया, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे बन जाता है कि निम्नलिखित में से, जैसे मैंने प्रश्न किया कि ङ का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है निम्न में से क्या। अब आपको ऑप्शन मिल गया कि आपका पहला है नासिका, दूसरा हो गया कंठ नासिका, कंठ नासिका, तीसरा हो गया आपका, इसको ओष्ठ कर देते हैं, ओष्ठ, और चौथा आपका हो गया दंत, और ये कर देते हैं तालु। अब आप बताओ भाई ग का उच्चारण स्थान क्या है। आपने पढ़ा था ये तो आपका पंचमाक्षर है और ये तो नासिका होना चाहिए। अगर इस तरह के ऑप्शन में आपको नासिका नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये अपने वर्ग का पंचमाक्षर तो है ही है ना भाई, अपने वर्ग का पंचमाक्षर है, कंठ से बोला जाता है ये जो ग है, साथ साथ नासिका भी होगा। ठीक है, तो कंठ और नासिका अगर दोनों सम्मिलित रूप से होंगे तो वो भी आपका एकदम सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें इसी तरह से जो य है इसका उच्चारण स्थान के तालु और नासिका है, ण का मूर्धा और नासिका है, न का दंत और नासिका है, म का ओष्ठ और नासिका, इस तरह से कहेंगे। और वैसे मूल रूप से इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ठीक है, अब एक और बात आती है कि नासिका के साथ साथ, इनके साथ साथ अब कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान आपके कंठ से किया जाता है। तो क के साथ साथ आपका क्या आएगा, ए वर्ण आ जाएगा। ए आपका कैसा है, कंठ से बोला जाता है। ए के साथ में आपका आ है। ठीक है, आ के साथ में आपका ए है, यानी कि जो विसर्ग है ना, विसर्ग और है, इनका उच्चारण स्थान आप किससे करेंगे, कंठ से करेंगे। ठीक है, ये आपका ए, आ है, ए है, तो ये आपका कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये अह जिसको आप विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण हम है करते हैं। अब इसके साथ साथ और कौन कौन से वर्ण हैं, तो इसमें जब तालु की बात करेंगे आपका ह्रस्व ई और दीर्घ ई, है ना। उसके बाद आपका य और श साथ में, यानी कि अंतस्थ वर्ण का य और ऊष्म वर्ण का श, ये दोनों आपके इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये च वर्ग यानी कि तालु से इनका उच्चारण स्थान रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में आपका एक तो री आ गया, री के साथ साथ में आपका र और आपका ये श, पेट चिरा श जो होता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। दंत की बात करें तो इसमें आपका आता है ल और स साथ में, है ना, पूरा त वर्ग साथ में ल और स, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है,
दंत का होता है। 6 का मतलब नहीं समझ आ रहा है मैम। 6 का मतलब कुल मूल उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो 6 होती है, मतलब मैंने ये बताया है। ठीक है सुरेश जी, देखिएगा कुल मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, 6 हैं, बता दिया। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5, तो ये 5 वर्ग हो गए, और छठा आपका नासिका होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि कुल उच्चारण स्थानों की संख्या पूछें तो यानी कि मूल उच्चारण स्थान की संख्या 6 होती है। फिर बाद में आगे अभी कुछ और उच्चारण स्थान हैं जो फिर इनको जोड़ कर बन रहे हैं कि कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, इनको मिलाकर बना रहे हैं, तो उनको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ओष्ठ की बात करें तो आपका उ और उ ये दोनों साथ में आपके क्या हो जाते हैं, ओष्ठ हो जाएंगे, यानी कि पूरा प वर्ग और आपका उ ये आपके ओष्ठे हो गए। दंत में आपका देखो, बोल के देख लो, ल बोल रहे हो तो आपकी जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है, स बोल रहे हो तो भी दांतों को स्पर्श कर रही है, तो ल और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है आपका, दंत हो जाएगा। मूर्धा की बात करें ट, ठ, ड, रि, र और श, तो इसमें भी आपकी जिह्वा जो है मूर्धा को स्पर्श कर रही है, तो इसलिए मूर्धन्य है। तालु ई, य, श है ना, च, छ, ज, झ, तो ये आपका तालु हो गया। क वर्ग में आपका जो कंठ है ए, आ, है और है, ये आपका क्या हो जाता है, इनका उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 के 6 स्थान आपको समझ में आए कि नहीं आए, पहले ये बताओ। अब इन 6 के अलावा हम और भी उच्चारण स्थान की बात करेंगे। एक आपका होता है कंठोष्ठ है, एक होता है कंठतालु और एक होता है दंतोष्ठ है, किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब इनके अलावा हमारा एक और उच्चारण स्थान जिसको हम कहेंगे 7वें नंबर पर आपका कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ तो वह वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से भी हो और ओष्ठ से भी हो। अगर आप देखें कंठोष्ठ में आपका क्या आ जाता है, तो यहां पर आपका ओ और औ को कंठोष्ठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर आप ओ की बात करें, ओ किससे मिलकर बनता है, आप देखेंगे कि अ के बाद अगर उ आता है तो उनको क्या होता है, ओ होता है ना। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो भैया ए तो हमारा कंठ से बोला जाता है और उ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ होता है। ठीक है, उ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ होता है, तो इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बन जाता है, कंठोष्ठ बन जाता है। देख लो, मैंने बताया ए तो कंठ है और उ आपका ओष्ठ है ना, तो इस कारण इन दोनों को मिलाकर जो बना वो आपका हो गया कंठोष्ठ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपका 8वां नंबर। 8वें नंबर पर हम लिखेंगे कंठतालु। कंठतालु, अब कंठतालु में आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ए और ऐ कंठतालु से आते हैं। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ए के बाद अगर ई आता है तो उसको क्या होता है, ए गुण होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, तो दोनों को जोड़कर आपका क्या बन जाता है, कंठतालु बन जाता है ना। देखो, ई का उच्चारण स्थान आपका तालु है और ए का आपका कंठ है, तो ये क्या बन गया आपका, कंठतालु बन गया। और उसके बाद एक और 9वां उच्चारण स्थान हम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं आपका दंतोष्ठ। ये कंठोष्ठ है, कंठतालु, और फिर दूसरा नेक्स्ट है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, अब दंतोष्ठ में आपका कौन सा आ जाता है, इसमें हम केवल मात्र व को लेते हैं। ये जो व है इसका उच्चारण स्थान जब आप करेंगे तो आपका दांत और होठ दोनों परस्पर क्या है, मिलते हैं, व है ना। जब तक आप दांत को होठ से नहीं मिलाओगे तो व का उच्चारण नहीं करोगे, ब बोलोगे फिर आप। ब तो आपका ओष्ठ है, लेकिन वक वाला व जो है ये कैसा है, ये दंतोष्ठ है। तो यहाँ पर आपके दांत स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शिल्पी कह रही है कि र दंतमूल हो सकता है। बिल्कुल, देखो र की और ह की बात मैं आपको बताऊं, ये जो र है इसको आप नहीं, ये दंतमूल कैसे हो जाएगा, ये ह है को आप कंठमूल भी कह सकते हो, और वैसे कंठ है ही है ये आपका। ठीक है, ये कंठ आपका है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका र कैसा है, ये दंतमूल नहीं है, ये आपका मूर्धन्य है। ठीक है, न को हम दंतमूल कह सकते हैं, न, त, थ, द, ध, न, ये आपके दंत या दंतमूल एक ही बात है, जो मसूड़े से बोले जाते हैं। ठीक है, दंतमूल मसूड़े को कहा जाता है, तो जो दंतमूल से बोला जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। इसके अलावा और कोई परेशानी आपको?
समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं। क्योंकि आप ही हम लोगों के लिए अल्टी ग्रेड टीचर में एग्जाम की तैयारी शुरू कराएंगी। अच्छा जी, क्या हुआ मैम? आप पढ़ाने के बाद हमारे कमेंट्स का जवाब जरूर दे दीजिएगा। अच्छा चलिए मैं बताऊंगी। मैम इतना टफ लग रहा है, टफ लग रहा है ये ज़्यादा? नहीं भाई टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलेगा, बहुत शानदार। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बाद फिर मैं आपको मानक वर्णमाला पढ़ाती हूँ। सॉरी, मतलब मानक वर्णमाला नहीं, शब्दकोश के आधार पर वर्णमाला का विभाजन करेंगे। शब्दकोश में किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है वर्षा, देखो एक बार फिर से उच्चारण स्थान के आधार पर हम देख रहे हैं। मैंने आपको बताया उच्चारण स्थान आपके कितने हैं कुल, या मूल उच्चारण स्थान आपके क्या हैं? हमारे 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? एक है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जिसको हम नासिका से उच्चारण करते हैं। तो 6 आपके ये हो गए। अब इनके साथ में पूरा क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। अब प वर्ग के साथ साथ अब इन स्वरों का हमने विभाजन कर दिया। ठीक है, विभाजन कर दिया तो ए आ है और ए है, इनका उच्चारण स्थान कंठ से किया जाएगा, या कंठ मूल कह सकते हो। ई यश, ये आपका क्या है? ये हमारा तालु हो जाता है। मूर्धा री र श आपका मूर्धा हो, और दंत से आपका ले और से, ओष्ठ आपका उ और उ, ये आपके ओष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंठोष्ठ में आपके ओ और औ आ गए, कंठ तालु में ए ऐ आ गए, और दंतोष्ठ में आपका वे आ जाता है। अब उसके बाद आपने कहा मैम दंतमूल, तो चलिएगा दंतमूल पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये दंतमूल क्या है। ठीक है, दंतमूल कहते हैं मसूड़े को। दंतमूल भी कई बार हम प्रयोग कर लेते हैं। दंतमूल यानी कि जब मसूड़े की बात की जाती है, मसूड़ा है ना, तो जो मसूड़े को थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है उसको आप दंतमूल कहेंगे। और दंतमूल से बोले जाने वाले हमारे कुछ वर्ण हैं जिनको आप दंतमूल कह सकते हैं। एक ने मुझे अच्छे से याद दिलाया शिल्पी ने, कि अगर हम बात करें स, ये आपका दंतमूल हो सकता है, ल ये आपका दंतमूल हो सकता है, और र को भी हम दंतमूल में गिनते हैं। ठीक है, ये और कंफर्म कर लीजिएगा। तो दंतमूल भी हम इसको कह देते हैं, र को भी। तो आपका ल स र, इसको आप दंतमूल भी कह सकते हो। और उसके साथ साथ जय और न, है ना, न और ज क्या हो जाएगा? एक आपका ज जो नुक्ता वाला है, और न, ये आपके दंतमूल के अंतर्गत इनको गिन लेते हैं। ठीक है, दंतमूल मसूड़े को थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, वैसे सामान्य रूप से आपके यही उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं जो मैंने बता दिए आपको। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं। जैसे मैंने आपको उत्क्षिप्त व्यंजन बताए थे ना, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णमाला में तो इतना ही मुझे बताना था। अब उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन से संबंधित कुछ नियम मैं आपको बताऊंगी। एक है आपका ड और एक है ढ। ठीक है, एक है आपका ड और एक है आपका ढ। तो इनसे संबंधित कुछ नियम आपको बताऊंगी मैं, क्योंकि जब हमारा वाक्य शुद्धिकरण या शब्द शुद्धिकरण के लिए कोई भी टॉपिक आता है, मूर्धा क्या होता है? मूर्धा उच्चारण स्थान है आपके जिह्वा में। जैसे आप मुंह को बंद किया आपने, ऊपर वाला मुंह बंद करते ही जीभ आपकी जो खाली सी जगह पर टकरा रही है वो मूर्धा है आपकी। ठीक है, उसके बाद हेलो मैम, पेपर के लिए कोई बुक भी लेनी पड़ेगी? नहीं, आप यहीं से पढ़ो, कोई बुक की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलेगा, किसी बुक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारी कुछ वर्त्य ध्वनियां हैं। अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन में आपके ड और ढ इसके संबंधित कुछ नियम लिखवाती हूं। उत्क्षिप्त व्यंजन व्यंजन ड और ढ संबंधी के प्रयोग संबंधी नियम के प्रयोग संबंधी नियम
याद रखना, वर्णमाला में आपकी यानी कि आपकी हिंदी में कोई भी शब्द ड और ढ से प्रारंभ ही नहीं होता है। तो ड और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होता है। ठीक है, ड और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होता है। सबसे पहला नियम तो ये है कि ड और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होता, शब्द के बीच में हो सकता है या अंत में हो सकता है। ठीक है, तो शब्द की शुरुआत में नहीं होता है। तो अगर शुरुआत में नहीं होता है, अगर आपको परीक्षा में शब्द शुद्धिकरण के लिए आ जाए और पहचानो सही शब्द क्या है या अशुद्ध शब्द क्या है, तो आप अब आराम से पहचान सकते हो कि अगर कोई भी शब्द आपका ड या ढ से आरंभ हो रहा है तो फिर वो गलत है। जैसे आपने लिखा ढक्कन, तो अब इसके नीचे अगर आप नुक्ता लगा देते हो तो ये आपका सदैव के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी कोई भी शब्द आपका ड या ढ से आरंभ नहीं होगा। मैंने कहा डमरू, ठीक है, मैंने कहा डमरू, तो वो शब्द आपका अपने आप में पूर्ण ही होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। उसके बाद आप इसी में दूसरा नियम लिखेंगे कि द्वित्व व्यंजन को भी उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होगा। जो द्वित्व व्यंजन है उसमें कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। अब ये द्वित्व व्यंजन क्या है, चलेगा दूसरा नियम। द्वित्व व्यंजन के साथ उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन क्या होता है भाई? एक वर्ण जो दो बार आया है ना, संयुक्त रूप से प्रयोग हमने किया है, वो आपका द्वित्व व्यंजन है। तो कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे मैंने लिखा है हड्डी, इस तरह से मैंने लिख दिया हड्डी, तो एक साथ दो द्वित्व व्यंजन हो गए आपके। अब इसके नीचे आप नुक्ता नहीं लगाएंगे। तो द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या है? जब ये ड एक साथ आ रहा है ना, हड्डी, या फिर हड्डी के साथ साथ कोई और शब्द आपको याद आ रहा हो, हड्डी, हड्डी के साथ साथ हमने लिखा कबड्डी, है ना। तो जब ये एक साथ द्वित्व होंगे तो कभी भी इसके साथ हम ड या ढ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका नेक्स्ट नियम लिखेंगे कि ड और ढ के तुरंत बाद अगर अनुस्वार है तो भी द्वित्व व्यंजन का इसका यानी कि इसका प्रयोग नहीं होगा आपका ड या ढ का। ठीक है, तो इसी का तीसरा नियम लिख लो जल्दी, फिर मैं तीसरा नियम लिखवाती हूं कि ड या ढ के तुरंत बाद यदि अनुस्वार हो तो इनका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ड या ढ के तुरंत बाद यदि अनुस्वार हो, कितने नियम हो गए? 2। ड या ढ के तुरंत बाद यदि अनुस्वार हो तो उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। अब आप देखेंगे कि किस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे। जैसे मैंने लिखा आडंबर, है ना, मैंने ये कहा था भाई कोई भी शब्द इससे आरंभ नहीं होगा, लेकिन अगर बीच में आ रहा है तो हम कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा इसके बाद क्या है? अनुस्वार है, आडंबर मैं लिखा है या फिर ऊपर अनुस्वार चढ़ा दो, एक ही बात है। तो अब आप इसका प्रयोग नहीं करोगे। अब आप किसका प्रयोग नहीं करोगे? अब आप ड़ वाले इसका प्रयोग नहीं करोगे। इसी तरह से जैसे मैंने कहा डंबल, अब डंबल के आगे क्या है? अनुस्वार है, तो अब आप इसका प्रयोग नहीं करोगे। यानी कि अगर ड हो या ढ हो उसके बाद अनुस्वार आ रहा है आपका, तो भी हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ये उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका तीसरा नियम है
कि यदि अंग्रेजी के शब्दों में आपका ड या ढ आता है तो वहां पर भी अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी इसका प्रयोग नहीं होगा, है ना। लेकिन बाकी सब जगह आप बीच में कर सकते हैं कि बीच के शब्द में तो हम प्रयोग करेंगे। चौथा नियम कि अंग्रेजी के शब्दों में ड या ढ का प्रयोग नहीं होता। अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। देखिए जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, अंग्रेजी का शब्द है, तो इसमें आप ये वाला जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इसका प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, इसका प्रयोग आप नहीं करोगे। इसी तरह से मैंने लिखा कि रिकॉर्ड, है ना भाई, उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया या परीक्षा का रिकॉर्ड रख लिया जाए। मैंने लिखा रोड, है ना, सड़क पर, तो अब रोड को हम कई बार इस तरह से लिख देते हैं जो कि गलत रूप है। तो अब रोड कैसा है, ये अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी के शब्द में कहीं ड ढ आए और आप उसको हिंदी में एज इट ट्रांसलेशन करके लिख रहे हो, ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ करते हैं मैम? इनका प्रयोग हम शब्द के बीच में करते हैं, है ना। ये देखो, सबसे पहली बात कि शब्द, कोई भी शब्द इससे आरंभ ही नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी शब्द इनसे आरंभ नहीं होता है, सबसे पहली बात। लेकिन अगर ये वाक्य के बीच में आ रहे हैं या शब्द के बीच में आ रहे हैं या शब्द के अंत में आ रहे हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे आप लिखें, मैंने कहा सड़क शब्द है, मैंने कहा सड़क। अब सड़क में यहां पर आप इसका प्रयोग करोगे, है ना, क्योंकि ये बीच में आया है, ये शब्द आरंभ में नहीं हो रहा। मैंने कहा पढ़ाई, अब पढ़ाई में बीच में ढ आ गया तो इसके नीचे नुक्ता आप लगाते हैं, ठीक है। तो बीच में और लास्ट में यूज करोगे, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी यूज नहीं किया जाता ड और ढ। सबसे पहला नियम कि आप अगर ये ड ढ शब्द के बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, तो ये बीच में आ रहा है, पढ़ाई, सड़क, ये बीच में आ रहा है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में भी कुछ नियम बता दिए कब नहीं कर सकते हो बीच में, कि अगर ड ढ के प्रयोग के साथ कोई उत्क्षिप्त द्वित्व व्यंजन के साथ कोई जुड़ा हुआ है, तो ड ड डबल ड आ रहे हैं, द्वित्व हो रहा है, तब नहीं होगा। दूसरी बात क्या कह दी, अगर उसके तुरंत बाद कोई अनुस्वार आ रहा है, जैसे आडंबर, तो ड के बाद अनुस्वार है ना, तो नहीं होगा। अगर अंग्रेजी का शब्द है, अब देखो रिकॉर्ड ड अंत में आ रहा है, तो क्या हमें नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए, नियम तो ये कहता है। लेकिन एक नियम और कह दिया, अगर शब्द अंग्रेजी का है तो आप अब इसका प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। तो इन चीजों पर बस आप ध्यान रखना, आपकी कोई गलती अशुद्धि इस तरह की नियम को लेकर नहीं होने वाली है, ठीक है। और एक और नियम है आपका लास्ट, यदि उपसर्ग के बाद ड ढ आए तो इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। यदि उपसर्ग के बाद ड ढ आए, इसी में लिखवा देती हूं, पांचवा नियम, यदि उपसर्ग के बाद ड ढ आए तो उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता। उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब देखो उपसर्ग जैसे मैंने लिखा, और उपसर्ग आपका संस्कृत का होना चाहिए कुल मिलाकर। जैसे मैंने लिखा निडर, अब नी आपका उपसर्ग है और उसके बाद डर, अब डे तो आपका बीच में आया है तो हमें कायदे में तो ये लगाना चाहिए। लेकिन नियम बता दिया, अगर उपसर्ग आ रहा है आरंभ में तो आप फिर ड़ नहीं करोगे, फिर निडर ही रहेगा, ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर ये आपके नियम है उत्क्षिप्त व्यंजन को लेकर के ड ढ के प्रयोग संबंधी नियम। पहला है कि पहले तो कोई भी शब्द इसका आरंभ ड ढ से हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद द्वित्व व्यंजन आ रहा है तो नहीं होगा।
उसके बाद अगर कोई अनुस्वार आ रहा है उसके बाद तो नहीं होगा, और अगर अंग्रेजी का शब्द है या कोई शब्द उपसर्ग से आरंभ हो रहा है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, नुक्ता नहीं होगी। हाँ, मतलब कि नुक्ता नहीं लगाते हैं, कहने का मतलब ये है ना, ड ढ रहेगा लेकिन नुक्ता का प्रयोग हम नहीं करेंगे, कहने का मतलब आपका केवल और केवल यही है। ठीक है, अब हमारे पास अभी समय है तो अब हम वर्णमाला पढ़ेंगे आपकी, और वर्णमाला कौन सी, शब्दकोश के आधार पर वर्णमाला का या वर्णों का क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, उमेश चौधरी मैम इतने कमेंट कर चुके हैं, देखो कमेंट पर मैं ध्यान देती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो फिलहाल आप मेरी बातों पर ध्यान दो जिस पर मैं ध्यान देना दिलवाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण भी हैं आपके। अब वो 2 अमानक वर्ण क्या हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 2 अमानक वर्ण, 2 हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अमानक वर्ण हैं, तो कहना 2 अमानक वर्ण हैं, 2 अमानक वर्ण हैं। और वो 2 अमानक वर्ण किनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखो एक तो है आपका झ और एक है आपका भय, ये इस तरह से बनाए जाते हैं। ये झ और भय जो है ये पुराने समय में जब पुरानी हिंदी को पढ़ते तो इस तरह से लिखे जाते थे। अब इनको पहचानने में कई बार मिसप्रिंट हो जाता था या छपाई में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, परेशानी होती थी, तो फिर इसका जो है मानकीकरण करके ये रूप दे दिया गया। अब ये तो आपके मानक हैं और ये आपके 2 क्या हो गए, ये हमारे अमानक वर्ण हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये बना हुआ है तो ये 2 हमारे अमानक वर्ण माने जाते हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, धन्यवाद उमेश जी। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अमानक वर्ण हैं, तो कहेंगे 2 अमानक वर्ण हमारे हैं, वो कौन कौन से हैं, झ और भ। ठीक है, ये झ है, ये भ है, और इस तरह से लिखा जाता है। पुरानी हिंदी की अगर आप पुरानी किसी कोई बुक मिले तो उसमें इस तरह से आपके लिखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब अमानक वर्ण के साथ साथ अब हम पढ़ते हैं आपकी हिंदी वर्णमाला जो शब्दकोश के आधार पर है, और उसमें पूछे जाते हैं कि किस तरह से आप शब्दकोश में विश्व हिंदी कोश के आधार पर वर्णमाला का क्रम क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं विश्व हिंदी कोश के आधार पर वर्णमाला का क्रम। विश्व हिंदी कोश के आधार पर कोश के आधार पर वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला का क्रम। अब ये विश्व हिंदी कोश क्या है, देखो जैसे हम डिक्शनरी पढ़ते हैं ना, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी आपने बहुत प्रयोग की होंगी बचपन में और आगे ग्रेजुएशन वगैरह में भी की होंगी। डिक्शनरी जब हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ना अल्फ़ाबेटिक रूप से आते हैं, जब शब्द आते हैं कि पहले ए के, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के, इस तरह से आपके क्रम से हम देखते हैं कि ए के शब्द इधर मिलेंगे, ई से स्टार्ट होने वाले शब्द इधर मिलेंगे। तो जब हमें शब्द ढूंढने हैं हिंदी की वर्णमाला, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हिंदी की भी होती है। तो हिंदी के डिक्शनरी के शब्दों को जब हम ढूंढते हैं तो डिक्शनरी के आधार पर उसको अलग तरीके से क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो अब जनरली हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं आपके स्वर वर्णों को कि आपका क्या है, ए, आ, है ना, पहले स्वर लिख देती हूं। स्वर का क्रम आपका क्या है, पहले हैं आपके स्वर, स्वर का क्रम आपका क्या होना चाहिए। तो हम जनरली लिखते हैं आपका ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, उसके बाद अंग और अह, इस तरह से हम लिखते हैं कुछ, है ना। उसके बाद अब मैं आपको व्यंजनों का क्रम लिखवा देती हूं जब व्यंजन के क्रम की बात की जाएगी।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, व्यंजन का क्रम। अब व्यंजन का क्रम जब हम लिखते हैं, हम लिखेंगे अब आपका क ख ग घ ङ, है ना। तो आपको लिखना है क ख ग घ ङ च छ ज झ य। अभी लिखना नहीं है, आप केवल समझना है, कभी तुम उतारते चले जाओ। अभी मैं समझाने के लिए कुछ कर रही हूँ, इनमें परिवर्तन करना है मुझे। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। उसके बाद हम आपके अंतस्थ व्यंजन य र ल व और श श स ह इस तरह से लिख देते हैं। श श स ह और क्षत्रज्य क्षत्रज्य श्र, इस तरह से हम लिखते हैं। एक जनरल जब हम करते हैं, वर्णमाला को लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आइडिया होता है कि पहले स्वर, उसके बाद फिर हम ये जो अंग अह है उसको पुस्तक में जब आप देखोगे, छोटे बच्चों की पुस्तक भी आती है, तो उसमें अंग और अह को इस तरह से बीचों बीच लिखा जाता है। और उसके बाद फिर आपके व्यंजन लिखे जाते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके अंतस्थ, ऊष्म और आपके संयुक्ताक्षर इस तरह से लिखे जाते हैं। एक जनरल क्रम आपका ये है, बहुत शानदार। अमानक कब क्या मतलब होता है? अमानक का मतलब आराधना होता है कि जो मानक रूप नहीं है वो अमानक है, गलत रूप है। पहले इसको मानक माना जाता था, लेकिन अब ये उचित, यानी कि अब ये प्रचलित नहीं है हिंदी भाषा में, उसको अमानक कहा जाता है, ठीक है। जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है वो अमानक है। तो अब देखो यहां पर आप याद रखना, जब हम स्वर के आधार पर पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है अंग और अह, ठीक है। क्या करना है? अंग और अह। वर्णमाला में जब आप शब्दकोश पढ़ेंगे तो शब्दकोश में सबसे पहले आपका क्या आता है? अंग और अह आता है। उसके बाद आपका ए आ ई ई ए ऐ ओ औ, यहाँ तक आपके ये स्वरों को हम किस में पढ़ेंगे? आपके स्वरों में पढ़ेंगे। तो जब मानक वर्णमाला, अब आपके सामने पता है कई बार प्रश्न आ जाता है, यानी कि शब्द आ गए कि शब्दों का क्रम बताओ, उचित क्रम क्या होना चाहिए, कि कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे आ गया भैया आडंबर, ये आ गया, तो अब इसमें कौन सा शब्द आपका पहले है? ये स्वर से पहले या बाद में है? और आतंक, अब क्रम के, यानी कि वर्णमाला के क्रम के आधार पर बताओ कि कौन सा पहले आएगा, इस तरह से बताते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि इनमें आपका अनुस्वार पहले आता है, विसर्ग उसके बाद आता है, उसके बाद ए आ ई ई आता है, तो आप क्रमों को आराम से निर्धारित कर सकते हो वर्णमाला में, ठीक है। तो वर्णमाला के क्रम के आधार पर आपसे वर्णों को पूछते हैं कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, दूसरा, पहला, चौथा, जो भी है, कौन सा पहले आएगा। तो सबसे पहले केवल इसमें आपको इतना चेंज करना है, अंग और अह आपका पहले आता है, उसके बाद आपके ये रूप आते हैं। अब व्यंजन का क्रम करेंगे, ये याद हो गया आपको, स्वर का क्रम। अब व्यंजन का क्रम, अब व्यंजन में हम देखें क ख ग घ ङ। अब इसमें आपको क्या करना है? सॉरी, इसमें आपको क्या करना है? क के बाद आप क्या ऐड करेंगे? क के बाद आपका क्ष आता है। क्या आता है? आपका क्ष आता है। उसके बाद ख ग घ ङ, ये आपका आएगा। अब क्ष को क्यों माना? क्ष आपका संयुक्ताक्षर है, लेकिन आप जानते हैं ना, जब क्ष की संरचना करते हैं तो पहले क आता है, उसके बाद श आता है ना। पहले क आता है, उसके बाद क्ष आता है। तो इस संरचना के आधार पर अब क के बाद जब हम वर्णमा उसमें डिक्शनरी में देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? क के बाद क्ष आता है, ठीक है। डिक्शनरी के आधार पर बता रही हूँ, वैसे तो आप जो याद रखना है आपने उस तरह से याद कर लिया। अब थोड़ा सा उसको एडिट करेंगे तो क्ष का क्रम कब आता है? तो क के बाद आता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद च छ ज झ य, है ना, च छ ज झ य। अब याद रखिएगा इसमें आपको क्या चेंज करना है कि च छ ज झ के बाद आपका ज्य आएगा। क्या आएगा? ज्य। ये संयुक्ताक्षर है। क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं जब ज्य की बात करें तो ये आपका जय और य से मिलकर बनता है, तो ज के बाद ज्य आएगा, फिर झ और य आपका आएगा, ठीक है। ये क्रम आपको याद करना है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ट ठ ड ढ ण, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है,
ठीक है। त थ द ध न, तो आपको क्या करना है, त के बाद क्या आएगा आपका संयुक्ताक्षर त्र, त के बाद क्या आएगा त्र, क्योंकि आप जानते हैं त्र त और र को मिलाकर बनता है ना। त और र से मिलकर बनता है, तो इसमें सबसे पहले त आ रहा है, इसलिए आपका क्या आ जाता है, त्र आ जाता है। उसके बाद आपका फिर क्या हो गया, प फ ब भ म, बस ये ही क्रम आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इनको मैं यहां पर अब मिटा देती हूं। इस क्रम को आप याद रखना। अभी ये केवल आपके कौन से स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत मैंने क्रम बताया। तो क के बाद क्ष को ऐड कर देना, ज के बाद ज्य को ऐड कर देना, और त के बाद त्र को ऐड कर देना। ठीक है, क के बाद तो क्ष को, च और ज के बाद ज्य को, और त के बाद त्र को, इतना आप ऐड कर दीजिएगा, व्यंजन का क्रम यहां पर हो जाएगा। उसके बाद अब अंतस्थ और आपके जो ऊष्म वर्ण है उसमें देखते हैं। तो अंतस्थ वर्ण आपके ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। जब अंतस्थ की बात करेंगे तो अंतस्थ वर्ण आपके ज्यों के त्यों रहेंगे। आपका य र लव, य र ल और व, और उसके बाद जब ऊष्म की बात करेंगे तो ऊष्म में आपके किस तरह से क्रम आ जाएगा, तो ऊष्म में आपका क्रम आ जाएगा श, और श के बाद हम किसको ऐड करेंगे, हम श्र को ऐड करेंगे, क्योंकि श्र किससे मिलकर बनता है, श और र से मिलकर बनता है। ठीक है, तो श, श्र, श, श, स, श, स और ह। तो बस ये क्रम आप याद रखिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है, और ये क्रम हमारा किसके आधार पर है, विश्व हिंदी कोश के आधार पर वर्णमाला का क्रम, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। मैम मेरा प्रवेश बैच नहीं चल रहा है, तो फिर आप किस में पढ़ रहे हो, वर्तमान में, है ना। बिना बैच चले तो तुम इसमें ऐड नहीं हो सकते थे, ये बताओ। हाँ, विश्व हिंदी कोश के आधार पर वर्णमाला का क्रम क्या है। देखो, जो भी दिक्कत है हेल्पलाइन पर कॉल कर लेना एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले स्वरों में क्या आता है, अंग और अह आता है, उसके बाद आपके सारे स्वर का क्रम आ जाएगा। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क के बाद क्ष, और ज के बाद ज्य, त के बाद त्र, बाकी सेम वही क्रम है, आपको बस बीच में ऐड कर देना है। ठीक है मैम, 5 नंबर रूल देखिए, मैं देखूंगी, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो त के बाद त्र आपका हो जाता है। उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे अंतस्थ वर्ण य र ल व कुछ ऐड नहीं हुआ, केवल ऊष्म वर्ण में आपका एक श्र ऐड हमने किया है। ठीक है, ऊष्म वर्ण में हमने क्या ऐड किया है, आपका श्र ऐड किया है, और आपके हो जाते हैं व्यंजन, यानी कि पूरी वर्णमाला किसके आधार पर, हिंदी शब्दकोश के आधार पर। अब बताओ कहां पर दिक्कत नहीं है। यदि उपसर्ग के बाद ड ढ आए तो उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, सही तो है। नी उपसर्ग, उसके बाद डर आ गया तो निडर आपका हो गया, है ना। चलेगा मैम, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, मैं यहां पर तो लेके नहीं आई हूं आज, पर मैंने करवाए हैं। आप जो मेरी क्लास है ना उसको देखना, क्लास को मेरी को जो YouTube पर मैंने प्रैक्टिस कराई थी परसों और कल भी कराई है, तो उन दोनों प्रैक्टिस को आप देखकर चलना। उसमें मैंने बहुत सारे वर्णमाला के प्रश्न कराए, उनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, और उन्हीं प्रश्नों को कर लेना और अपनी क्लास का रिवीजन कर लेना। अब कल को मैं आपको जो कराऊंगी, मैं कुछ मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी कि किस तरह से आप मात्राएं लगाते हैं। उसके क्या नाम है, सिलेबस में भी आपका है कि र वर्ण की मात्राओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। कहीं तो र नीचे लग रहा है, कहीं ऊपर लग रहा है ना, तो किस तरह से ये र आपका लगाया जाता है। संस्कृत क्यों नहीं चल रही, संस्कृत में अभी 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इशू हो रहा है, आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। जैसे ही टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, 2-4 दिन में आपकी मैं संस्कृत भी स्टार्ट कर दूंगी, आप दिक्कत न लो। ठीक है, और बताओ, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ये तो खैर कल कर ही लिए थे हमने उच्चारण स्थान देखे, उच्चारण स्थान आपको समझ में आ जाने चाहिए आपके, ये उच्चारण स्थान है। उसके बाद आपके कंठोष्ठ, कंठतालु, दंतोष्ठ, ये वर्ण आपके होते हैं। देन आपके उत्क्षिप्त वर्ण हमने पढ़े, उत्क्षिप्त वर्ण के प्रयोग संबंधी नियम आपने, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, ये नियम आपने देख लिए। देखो, जिस भी नियम में आपको दिक्कत है, अमानक वर्ण बता दी, झ और भय, ये पहले प्रयोग किए जाते थे, है ना, ये आपकी वर्णमाला में पहले प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है। इनके स्थान पर मानक वर्ण अब ये हो गए हैं। तो मानक का मतलब शुद्ध वर्ण,
परिनिष्ठित वर्ण व्याकरण की दृष्टि से अब इनको सही माना जाता है, इनको गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है। तो अगर प्रश्न देखो, प्रश्न की दृष्टि से मैंने आपको ये बताया, प्रश्न ऐसे आएगा, हिंदी वर्णमाला में कितने अमानक वर्ण है, तो कहिएगा 2, है ना। निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है, तो कहेंगे ये आपके अमानक वर्ण है, छुट्टी। और क्या करना है, इतना ज्यादा माथापच्ची थोड़ी करनी है। और फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, डाउट ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा और मैं आपको फिर आपका जवाब दे दूंगी। ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।